15 साल का था तब घर पे वो पर्चियाँ इस लिखते थे और फिर हम घर घर वो बांटने के लिए जाते थे। फिर नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया और आप देख रहे हैं चितकारा न्यूज। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के शो में। हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं करनाल लोकसभा से संजय भाटिया जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और सेकंड विनर हैं पूरे देश के। तो आइए स्वागत करते हैं इनका अपने शो में और जानते हैं थोड़ा इनके सफर के बारे में। सर, आप पॉलिटिक्स में किस एज में आए और आपने पहला चुनाव कौन सा लड़ा था? मैं 15 साल का था तब उस समय में आजकल तो प्रिंटेड पर्ची आती हैं वोटर स्लिप। मैं अपने घर पे वो पर्चियाँ इस बूथ की जहाँ पे मैं रहता हूँ तो हम पर्चियाँ लिखते थे और वोटर स्लिप जिसको बोलते हैं 15 साल की एज में, तो फिर हम घर घर वो बांटने के लिए जाते थे। फिर मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कॉलेज के अंदर बना। मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा एबीवीपी की तरफ से और उसके बाद मैं युवा मोर्चा में 87 में, जो ये हमारा शहर है, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी बना। लगातार मंडल महामंत्री से लेकर प्रदेश महामंत्री युवा का मैं रहा लगभग सन 2000 तक। और उसके बाद मैंने पार्षद बनकर मैं म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन बना और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक संगठन के दायित्व, मंडल महामंत्री बीजेपी से लेकर प्रदेश महामंत्री बीजेपी का स्टेट का मैं रहा। तो लगातार संगठन के कामों में रहा। इन बिटवीन मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और अभी मैं पार्लियामेंट करनाल लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर, आप राजनीति में कब उतरे और आपके राजनीति गुरु कौन हैं जो आपको इस राजनीति में लाए? मैं, हमारे परिवार में चौधरी नीति सेन भाटिया जी राजनीतिक क्षेत्र में थे और उन्हीं के साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा जैसे बूथ की पर्ची बनाना, फिर मैं संगठन से आ, अनेक दायित्वों पे जुड़ा रहा। समय समय पर सीखने का मौका बहुत मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे, हरियाणा के प्रभारी भी रहे, हमारे युवा मोर्चा के भी प्रभारी थे। माननीय मनोहर लाल जी हमारे संगठन मंत्री थे, जो उस समय हमारे प्रचारक थे उस समय में। तो अनेक समय पे हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो मेरे युवा मोर्चा के प्रभारी रहे। समय समय पर अनेक लोगों से सीखने का मौका मिला। लेकिन अगर गुरु के नाते से आप पूछते हैं तो मैंने अपने जीवन में जो मेरे मदर थे, मैं उन्हीं को ही अपना गुरु भी मानता हूँ और उन्होंने जो जीवन की बेसिक्स हैं वो उन्होंने मेरे को सिखाई है। आपको कभी टिकट नहीं भी मिली होगी तो मन दुखी हुआ होगा, तो मतलब इस पे आपका क्या विचार है? आपने कभी राजनीति छोड़ने की सोची या आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं राजनीति छोड़ने, राजनीतिक क्षेत्र छोड़ने का कभी भी मेरे मन में नहीं आया। सन 2014 में मेरा विधानसभा के लिए कुछों का मन था कि लड़ाया जाए, कुछ का मन था नहीं लड़ाया जाए। तो अल्टीमेटली जो निर्णय हुआ वो ना चुनाव लड़ाने का हुआ। तो अगर एक सेकंड के लिए भी मेरे मन में इस चीज़ का दुख नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी उम्र में, 32 साल की उम्र में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया था। तो ये तो संगठन का निर्णय होता है, कभी किसी के लिए होता है, कभी किसी के लिए होता है। मेरे मन में कभी भी एक क्षण मात्र के लिए भी ना मैंने कभी किसी चीज़ के लिए कहा है कि मुझे दी जाए, और ना कभी ऐसा मैंने बोला है कि मुझे क्यों नहीं दी गई। ये मेरा, और मुझे लगता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। एक जो संगठन का कार्यकर्ता उसको ऐसा ही होना चाहिए। और पार्टी कार्यकर्ता का बहुत मान सम्मान और ध्यान रखती है। एक साधारण परिवार का बच्चा अगर किसी भी पद पर पहुंच सकता है, इसका सबसे पहला उदाहरण माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो एक चाय स्टेशन के ऊपर लोगों को चाय पिलाया करते थे, अपने पिता की कैंटीन पे काम करते थे। और माननीय मनोहर लाल जी की एक दुकान थी, कपड़े की दुकान थी आज़ाद मार्केट के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो एक संगठन एक ऐसा संगठन है जहाँ एक ही परिवारवाद की राजनीति नहीं चलती जैसे अन्य दलों में चलती है, क्षेत्रवाद की, परिवारवाद की। एक ही परिवार के बच्चे ही राजनीति में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसा अन्य दलों में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी कहीं भी किसी स्थान पे सेवा करने का मौका उसको मिल सकता है।
इस राजनीति में आने के बाद आपने पहला चुनाव कौन सा लड़ा था? मैंने पहला चुनाव 1995 में पार्षद का चुनाव लड़ा था, और वैसे उससे पहले छात्र संघ का मैंने 87 में लड़ा था। सर, अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में, थोड़े अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बताइए कि आपने कितने चुनाव लड़े, कितने हारे और कितने जीते? मैंने 2 विधानसभा चुनाव हारे, एक पार्षद का चुनाव हारा, एक पार्षद का चुनाव जीता, मैंने चेयरमैन का चुनाव जीता, और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीता। जब आप नगर परिषद के चेयरमैन बने थे, तो आप तब उस समय क्या रणनीति लाए थे और आपने क्या क्या सोचा था कि आप शहर के विकास के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? मेरा बहुत ज्यादा आग्रह है कि कोई सीमित बजट होता था उस समय। अब तो हमारी सरकार जो माननीय मनोहर लाल जी की है, तो करोड़ों रुपए के बजट निगम के हैं। उस समय बहुत थोड़ा होता था। हमारे सामने जो सैलरीज एम्प्लॉइज की देना, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता था। फिर जो थोड़ी बहुत ग्रांट्स आती थी, उसके सारे हम डेवलपमेंट के काम करते थे। सबसे पहला स्वच्छता के ऊपर काम किया, सफाई का काम किया। उस समय शहर के अंदर जो सुअर पालने वाले हमारे साथी भाई लोग थे, वो सुअर शहर के अंदर पालते तो गलियों में ये घूमते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके, उनको मनाकर हमने एक अभियान चलाया कि पानीपत को सुअर मुक्त किया। हम उस वक्त मच्छर मुक्त करने के लिए रेगुलर फॉगिंग वगैरह करवाते थे। और हमने एक प्रयास किया, जो बाजारों के अंदर एनक्रोचमेंट हो जाती थी, लोग थड़े बना लेते थे आगे, तो ये पहला एक एग्जाम्पल था। जो हमने इंसार बाजार, जो सबसे पुराना बाजार था, वॉल टू वॉल, उसके ऊपर रोड लेवल पे ही हमने जालियां बिछाकर वो बाजार इतना चौड़ा कर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट काम था पब्लिक पार्टिसिपेशन से पार्कों की डेवलपमेंट। उससे पहले जितने भी पार्क थे, आप मालटाउन क्षेत्र में आप देखते थे, यहाँ पर गाय भैंस पशु घूमते रहते थे, लेकिन उसका प्रॉपर बाउंड्री करवाकर वहाँ के एरिया के लोगों को ही सौंप दिया। और एरिया वाइज समितियां बन गई। लोग अपने घरों से 100 रुपए इकट्ठा करके, और 100 रुपए इकट्ठा करके माली रखते थे। और आज आप देखिए, कोई ऐसा पार्क नहीं है। सबसे पहले ये आप डीएवी पार्क इधर देख सकते हैं, ये तिरकोना पार्क है, सारे पार्कों, हीरो ग्राउंड है जो आपके घर के पास पड़ता है, ये सारे उस समय की डेवलपमेंट हुई हुई है जब मैं म्यूनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन था। और उस वक्त हमारे डीसी थे एम आर आनंद, उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट लेके इस काम को किया था, तो हम वहाँ सक्सेस हुए थे। एक नया काम हमने उस समय में तब शुरू किया था कि घरों से कूड़ा उठाने का डोर टू डोर कलेक्शन थी। एक्सनोरा कंपनी उसी समय में ही बनी थी। हमने काफी ऐतिहासिक फैसले किए थे जो आज भी पानीपत के अंदर लागू है। जैसे हर कोई अपने शहर के लिए कोई बढ़िया परियोजना लाता है, तो आप केंद्र से अपने शहर के लिए क्या नई परियोजना लाए थे? मैंने स्टेट से भी और केंद्र से भी, एक तो हमारी मेट्रो कनेक्टिविटी, रैपिड रेल कनेक्टिविटी के लिए हमने किया। एक मैंने दिल्ली मेरठ लाइन के लिए आवाज उठाई है। और सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए जो नेशनल हाईवे था, जो मेरे सांसद बनने से पहले कई साल से बंद था, उसको चालू करवाया। क्योंकि जो वो कंट्रैक्टर जिनके पास थे कंट्रैक्ट था, वो काम उन्होंने 2 साल से बंद कर रखा था, तो उसको ट्रांसफर करवा के स्पीड अप कराया। अभी आप दिल्ली पानीपत कनेक्टिविटी देखेंगे तो हाईवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अभी हमने स्टेट से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट करके पास कराया कि पानीपत के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पर नीचे का पानी, जमीन का पानी बिल्कुल खराब हो गया। आप हमारे घरों में आरओ लगा होता है, लेकिन गरीब आदमी तो आरओ लगवा नहीं सकता, तो ग्राउंड वाटर खराब हो गया। तो इसलिए रेन्यूएबल प्रोजेक्ट यमुना के ऊपर 800 करोड़ का हमने वो पास कराया। करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन है, वो हमने पास कराई है। और हमारे यहाँ पर काफी बड़े रिसर्च सेंटर हैं करनाल के अंदर, एनडीआरआई समेत 7 वो वहां पर हैं। काफी ज्यादा नेशनल हाईवेज से कनेक्टिविटी अपने लोकसभा क्षेत्र की करवाई है। आप आसपास देखेंगे, इधर आप शिवा के पास देखेंगे, यूपी को जोड़ने वाले हैं। उधर करनाल के अंदर देखेंगे, उधर से कनेक्टिविटी या संत के साथ जोड़ने वाली, भारत वाला प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने वाली, ऐसी हमने कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा वो रखा है। और सबसे बड़ी बात, पूरे हरियाणा में मेरा करनाल क्षेत्र जो है स्वच्छता के मामले में अग्रणी है, और स्मार्ट सिटी का भी उसको मौका मिला। नेशनल हाईवे पर आपने लोकसभा में कम से कम 2 से 3 बार ये सवाल उठाया कि पानीपत में लगने वाले जाम को और टोल से उसको मुक्त किया जाए, लेकिन उस पर अभी भी कोई भी कार्य करता हुआ नहीं दिखा है और कोई ऐसा कुछ नहीं लाया गया है जिससे ये सब बंद हो सके। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये टोल का मुद्दा उठाया। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 60 किलोमीटर में टोल नहीं होना चाहिए, और इस बात को हमारे गडकरी जी ने, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि नेशनल हाईवे का काम उन्होंने स्पीड अप कराया, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि 60 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई टोल होगा तो मैं 3 महीने में उसको ख़त्म करवा दूंगा। फिर हमने इसको परस्यू किया। हमारे 60 किलोमीटर में एक पानीपत का, इधर बस्ताड़ा का और इधर गन्नौर के पास टोल लगते हैं। तो वो ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ये यूपीए के समय का टोल लगा हुआ था पानीपत वाला, इसमें टोल उन्होंने नेशनल हाईवे का ना लगाकर जो पानीपत के अंदर फ्लाईओवर बना है उस फ्लाईओवर का टोल उन्होंने बनाया, जो उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक वो 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता था, क्योंकि गन्नौर वाला और बस्ताड़ा वाला मिलाकर उन्होंने पूरा 60 किलोमीटर के ऊपर ही वो टोल लगा रखा है। दूसरा हमारा एक इच्छा है कि जो करनाल और ये पानीपत से क्रॉस होती हुई दिल्ली से यमुनानगर हिमाचल प्रदेश में जाता है, जो यमुना नदी है उसका जो बंदा है जो रोकने वाला, वहाँ पर भी एक इसी तरह का हाईवे यहाँ पर बने, ये हमने ये प्रयास किया हुआ है। एक और आपने जो ट्रैफिक जैम वाली बात बताई है उसके ऊपर बहुत काम किया है। मैंने अभी 3 दिन पहले भी रोड सेफ्टी की मीटिंग है, वो हमने नेशनल हाईवे से इसके कट खुल जाए, क्योंकि कट ना खुलने के कारण भी जाम रहता है, इसके कट खुल जाए हमने पास कर लिया, और उसका भी 25 करोड़ का टेंडर हमारा हो चुका है। भविष्य में शहर और जिले के लिए आपकी क्या योजना है, क्योंकि हर इंसान सोचता है अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए, जैसे कि ये आपकी कर्म भूमि है, कार्यस्थली है, आप यहीं पैदा हुए हैं, यहीं आप बड़े हुए हैं, यहीं आप काम कर रहे हैं, और मोदी जी का भी ये सपना है कि अपने ये सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना, मॉडल सिटी बनाना, और करनाल इसमें पानीपत से आगे है, तो पानीपत कब तक ऐसे आगे बढ़ेगा और आप इस पर क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमें हेल्थ इश्यूज पर, एजुकेशन में, और जो रोड कनेक्टिविटी है, मतलब ईज ऑफ लिविंग, हर आदमी को, जो गरीब आदमी है उसका कम से कम जितना जरूरी है वो उसको मिलना चाहिए। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई है कि 1,80,000 से नीचे जिस फैमिली की इनकम है उनकी इनकम किसी तरह 1,80,000 तक पहुंचाई जाए। जब तक वो नहीं पहुंचती तो अनेक योजनाओं का लाभ उनको मिले। अभी आयुष्मान कार्ड वाला पूरे देश में सिर्फ जो गरीबी रेखा वाला डाटा था 2011 का उसके आधार पे बने हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर 1,80,000 से जिसकी भी इनकम कम है परिवार पहचान पत्र के अंदर उसको वो मिले हैं। मोदी जी का एक सपना है और एक मिशन है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। वो कहते हैं कि पूरा देश हमारा स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन पानीपत जो है वो इसमें पिछड़ता हुआ दिखता है, तो इस पर मैं समझता हूँ कि अगर पब्लिक अवेयरनेस से अगर हम स्वच्छता का ध्यान रख लें, साफ सफाई का ध्यान रख लें, रोड्स गड्ढा मुक्त हो, कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, और यहाँ पर जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, ये भी पहल हरियाणा सरकार ने करी है कि जो सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है, मैं ये देखता हूँ कि आज प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी उसी सांस्कृतिक मॉडल जो सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ना चाहते हैं। कितने बच्चे छोड़ के स्कूल वहाँ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा शहर वही माना जाता है, अच्छा गांव वही माना जाता है। गांव को भी हम चाहते हैं कि शहर की तर्ज पर वो किया जाए। सबसे पहले पॉन्ड अथॉरिटी अलग बना के, हर गांव के अंदर पानी की निकासी की प्रॉब्लम थी, पॉन्ड अथॉरिटी बनाकर हमने वो सारे एकदम से पूरे हरियाणा के 3500 तालाबों के ऊपर काम शुरू किया गया। कि अभियान के ऊपर अभी डोर टू डोर कलेक्शन के ऊपर काम चल रहा है, अभी नाइट शिफ्ट के अंदर सफाई का काम चल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि इसमें एक शब्द मैंने जोड़ा कि पब्लिक अवेयरनेस भी चाहिए। अगर मैं स्वयं अपना कूड़ा सड़क पर फेंकूंगा तो 3 टाइम्स मोर उसके अंदर पैसा लगता है। वो कोई कूड़ा उठाएगा, लिफ्ट करेगा, लेके जाएगा, कहीं डंप करेगा। अगर हम प्रॉपर ही, जिस तरह हम बाहर के देशों में जाते हैं हम देखते हैं कि हर आदमी अलग अलग डब्बे हैं, अलग अलग कूड़ा डालने वाला, अगर हम केवल उसी को ध्यान कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो मोदी जी का मिशन है, और मोदी जी का क्या, ये तो गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ भगवान का वास होता है। बाकी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि 26 पार्षद, 2 एमएलए, 1 मेयर और आप 1 एमपी की परिपक्व पूरी टीम इस शहर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए क्या कुछ करेगी? मैं समझता हूँ कि पार्षद, जो 26 पार्षद हैं वो बैठे, ये उनकी शहर की सरकार है, वो देखे कि उनका जो फंड्स है अभी क्या रहता है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 10 करोड़ आया तो ये मेरे परिचय वाले लोग हैं, यहाँ सड़क बन जाए, यहाँ नाली बन जाए, चाहे वहाँ हालात पहले से ठीक हो। तो जो ये कंट्रैक्टर हैं
ये अधिकारी हैं और ये पार्षद हैं, ये बैठकर सलाह करें कि सबसे पहला जरूरी काम कौन सा है। अगर पानी की निकासी नहीं है वहां पर, तो पहले पानी की निकासी करनी चाहिए, फिर वहां पर रोड बननी चाहिए। अभी कई बार ये देखने में आया कि रोड बनने के बाद भी हम उसके अंदर पानी की लाइन भी डालने का प्रयास करते हैं, सीवरेज की लाइन डालने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। अभी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से और हमारी यही गाइडलाइंस रहती है कि थ्रू आउट उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वेस्टेज ऑफ मनी हो। थे हमारे साथ संजय भाटिया जी, जिनसे बात करके हमें बहुत प्रेरणा मिली और इन्होंने हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे शो के साथ और देखते रहिए चित्कारा न्यूज।